नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से जो है बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज जो है तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। इसी के साथ आपको बता दें कि कल सुरेश खन्ना ने पेश किया था अनुपूरक बजट। आज भी सत्र के हंगामेदार रहने की संभावनाएं जो है यहाँ बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज जो है तीसरा दिन बताया जा रहा है। अनुपूरक बजट पर दोनों सदनों में यहाँ पर जो है चर्चा होगी। इसी के साथ आपको बता दें शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन जो है लखनऊ में विधानसभा के अंदर बताया जा रहा है। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज जो है तीसरा दिन है। आज विधानसभा और विधान परिषद यानी कि दोनों ही सदनों में यहाँ पर जो है अनुपूरक बजट जो पेश हुआ है उसके ऊपर चर्चा होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें विकास कार्यों, कार्यप्रणाली योजनाओं और विभागीय आवश्यकताओं के लिए प्रावधान दिए गए थे। बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के असर जो है वो देखने को मिले थे कल भी, और आज भी इसी चीज के जो है आसार लगातार लगाए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांग सकता है। ऐसे में आज का सत्र भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की आज पहली प्रेस वार्ता जो है होने जा रही है। आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली मीडिया से बातचीत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे पंकज चौधरी की प्रेस वार्ता होगी। नई जिम्मेदारियों के बाद पहली बार प्रेस के सामने आएंगे पंकज चौधरी। बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश संगठनों पर पंकज चौधरी रखेंगे अपनी विजन और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार प्रेस के सामने यहां पर जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राज्य अध्यक्ष जो है वो सामने आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज जो है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें दोपहर 12 बजे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश संगठन पर पंकज चौधरी अपने विचार रखेंगे, अपने विजन रखेंगे और साथ ही प्रेस से बात करेंगे। देखिए 2027 में यूपी विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले यहाँ पर जो है क्या कुछ नया ऐलान हो सकता है, इसको लेकर तमाम सारी संगठनात्मक चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। किन किन चीजों पे चर्चा हो सकती है, किस तरीके से अपना विजन जो है वो रखते हुए आज नजर आ सकते हैं। लेकिन आपको फिर से बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली बातचीत जो है ये आज बताई जा रही है, जहां दोपहर 12 बजे जो है पंकज चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां धान खरीद के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ठेकेदारों और बिचौलियों के जरिए कागजों में धान खरीद दिखाकर मिलरों को तिजोरी भरी जा रही है, और आपको बता दें कि असली किसान जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि कई केंद्र प्रभारियों को यहां तक पता नहीं है कि उनके केंद्र पर कितना धान खरीदा गया है। पूरनपुर मंडी में एक दिन में 300 से 600 कुंतल धान खरीदा गया, जबकि आपको बताएं कि दर्शाई जो है कुछ और जा रही है, लेकिन मौके पर केवल पुराने धान के कट्टे ही और चट्टे नजर आते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आपको दिखाते हैं आखिरकार पूरा मामला है क्या। भैया हम मंडी समिति पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में आए हुए हैं। हमारी धान की ट्रालियाँ खड़ी हैं बाहर। इन लोगों ने एक रूल्स बनाया है कि 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक अंदर करेंगे और बाद में 4 बजे से अंदर करेंगे ट्रालियाँ। बताइए, हम लोग बाहर धान की जो है वो खड़े करके आए हैं ट्राली, अब अंदर नहीं हमें आने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब अंदर से आदेश आएगा तभी आप लोगों को अंदर भेजेंगे। और दूसरी बात ये है, कई सेंटर ऐसे हैं इन लोगों के कि जो नाम पे लगे हुए हैं और ख़रीद उनके ऊपर कतई नहीं हुई है, और वो अंधाधुंध मील वालों का चढ़ा रहे हैं, और जो औने पौने दामों पे धान खरीदा हुआ था उसको ये 1 नंबर में कर रहे हैं। और मंडी के अंदर भी यही काम चल रहा है इनका। और देखिए जाके कि कम से कम बहुत ज़्यादा अगर तोलेंगे तो 75% मील वालों का धान चल रहा है, और किसानों का धान नहीं चल रहा। जो खड़े हैं बेचारे, बहुत दिन की पुरानी ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी नहीं तुल रही हैं। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महोत्सव का विधिवत शुभारंभ मुख्यालय स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ है। 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में बस्ती मंडल के कमिश्नर अखिलेश सिंह, स्थानीय सांसद जगदम्बा पाल, जिलाधिकारी शिवशरण उप्पा, जीएन पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव और अन्य भाजपा वरिष्ठ नेता और जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित बच्चों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि इसमें
सांसद जगदम्बा पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के तहत ये महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभा को सामने लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जिले में इस वर्ष आपको बता दें लगभग 1.33 लाख बच्चे ने भाग लिया है, जिसमें चयनित बच्चे जिला मुख्यालय पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह महोत्सव 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका समापन करेंगे। इस कार्यक्रम में बच्चे, उनके अभिभावक और आम नागरिक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पिछले 5 वर्षों से ये लगातार एक पहल और अपेक्षा है कि सभी सांसद सार्वजनिक जीवन में अपने क्षेत्र के उन ग्रामीण प्रतिभाओं को या स्कूल कॉलेजेज के उन युवा खिलाड़ियों को एक सांसद खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे कि एक सांसद खेल महोत्सव के रूप में ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर पे पहले भाग लेने का अवसर मिले, फिर उससे ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर से फिर तहसील और फिर जिले स्तर पे। तो वो आज सिद्धार्थनगर में के स्टेडियम में आज 22 तारीख से जिले स्तर पे शुरू हुआ है, जिसमें जो हमारे मंडल के और ग्रामीण स्तर पे उन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर के अपना स्थान बनाया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने देश के एमएसएमई को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद कर दिया और उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। यहां सीधे तौर पर उनके कैश फ्लो पर जो है हमला हुआ है। ये बात यहां पर राहुल गांधी ने दोहराई है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सबसे बड़े बिजनेस के लिए भी जगह है, लेकिन अलग अलग स्तरों पर मौजूद अन्य उद्यमों को भी सरकार का आर्थिक और तकनीकी सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई है कि देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। Demonetization, right? Demonetization systematically destroyed our small and medium industry, just wiped them out. Because, in fact, demonetization was an attack on their cash flow. So we would look, we think there is a place for large business in India. And we think there is a place for the Ambanis and the Adanis. But we don't think that they should be the only players there, right? We think that there are many other players at all different levels, and those players should be supported. They should be supported financially, they should be supported technologically, they should be supported by governments. And it's not something that hasn't been done before. India has been successful in manufacturing. In fact, when we were in power, manufacturing was approximately 16.5–17% of GDP. It's today 12. So we've had a decline in the last 10 years in our manufacturing ability. So that's what we do. तो बरेली के महाठग कन्हैया गुलाटी के खिलाफ पुलिस ने दिसंबर महीने में 17 एफआईआर दर्ज की हैं। कन्हैया कंपनी के आपको बता दें कैनविस कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी पर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगा है। उस समय आपको बता दें कि झारखंड, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, कासगंज, शाहगंज और बरेली समेत करीब 35 मुकदमे यहां दर्ज हो चुके हैं। कन्हैया गुलाटी लंबे समय से निवेशकों को रकम दुगुनी करने का झांसा देकर भारी ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी की जुड़ी यहां पर 17 एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है। पूरे प्रकरण की जांच के लिए यहां पर एसआईटी गठित कर दी गई है और आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जल्दी आरोपी और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल को लेकर जो चर्चा हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का सशक्त हथियार रहा है और यह भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने की धर है। सरकार द्वारा इस विषय पर चर्चा कराया जाना सुखद है। कश्यप ने कहा कि उन्हें इस बीच चर्चा में अपने भाव रखने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस विषय पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। के बाद
देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रगीत पे चर्चा करा के प्रदेश और देश के उन लोगों को जो आजादी के बाद पैदा हुए, जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उनको एक प्रेरणा देने का काम किया। क्योंकि वंदे मातरम भारत माता का श्रृंगार है, वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का हथियार है, वंदे मातरम भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने की धार है और उस पर सरकार के द्वारा चर्चा कराया जाना सुखद स्थिति है। मैं अपने दोनों ही नेता को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे भी आज इस वंदे मातरम के चर्चा में सम्मिलित होकर अपने भाव रखने का अवसर मिला। महसूस किया कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है, एक ऐसा गायन है, एक ऐसी गाथा है जो हर भारतीय को दिलों में होनी चाहिए। लेकिन इस पर भी कुछ सियासी लोग राजनीति करते हैं, कुछ सांसद, कुछ विधायक अभी भी वंदे मातरम गाने में हिचकते हैं, विरोध करते हैं। मैं अपील करता हूं कि ये वंदे मातरम किसी एक जाति, धर्म या पार्टी का विचार नहीं, ये वंदे मातरम भारत माता की आत्मा है। इसको सबको गाना चाहिए, सबको मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश युवा सहकारी सम्मेलन के अंतर्गत चलाए गए सहकारिता सदस्यता महाअभियान में जनपद उन्नाव ने उत्तर प्रदेश स्तर पर और पूरे प्रदेश स्तर पर तृतीय स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की। अभियान के तहत उन्नाव जिले ने 1,03,000 से अधिक नए सदस्यों को सहकारिता से जोड़ने हुए ये सम्मान प्राप्त किया। ये सम्मान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित युवा सरकार सहकारिता सम्मेलन और यूपी कॉर्पोरेट एक्सपो 2025 के दौरान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला सहकारी बैंक उन्नाव के अध्यक्ष अरुण सिंह को मंच पर सम्मानित किया। महाअभियान में आपको बता दें कि उन्नाव को प्रदेश में तीसरा स्थान यहां पर मिला। खबर मेरठ से है, जहां एसआईआर के खिलाफ एसपी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की है। एसपी नेता ने कहा कि सरकार षड्यंत्र के तहत काम करती है। पहले नोटबंदी, जीएसटी लाकर लोगों को लाइन में लगाने का काम किया और अब एसआईआर लाकर फिर से लोगों को लाइन में लगा रही है। एसआईआर के दौरान बीएलओ काम के प्रेशर में चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार देश के वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। रोजगार, महंगाई, डॉलर की कीमत और रुपया लगातार गिर रहा है, इस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। एसआईआर के दौरान जिन लोगों की वोटों का नाम काटा जाएगा और वे वोट नहीं दे पाएंगे और बना पाएंगे, इस पर एसपी एक बड़ा आंदोलन करेगी, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जो बिहार में किया गया है वो यूपी में नहीं किया जाएगा। एसआईआर के जरिए गरीब, मजदूर, दलित और वर्ग विशेष के लोगों का वोट काटा गया है, यह यूपी में नहीं होने दिया जाएगा। ये जो सरकार है, ये सरकार एक कॉन्स्पिरेसी से काम करती है, एक थ्योरी लेके आती है। पहले ये जीएसटी जैसी और नोटबंदी जैसी थ्योरी लेके आते हैं और इस देश की जनता को लाइनों में लगा देते हैं। इस देश के नागरिक बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो लोग लाइनों में लग के, एटीएम की लाइनों में लग के मर जाते हैं। ऐसे ही लाइनों में लगवाने का काम ये सरकार एसआईआर के थ्रू कर रही है। एसआईआर में लोगों को लाइनों में लगवा दिया। जो बीएलओ ट्रेनिंग से वंचित थे, जिन बीएलओ को इस चीज का अनुभव नहीं था, उन लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया और वो लोग प्रेशर में आके, दबाव में आके अपनी जान गंवा बैठे। ये सरकार नए नए षड्यंत्र हर बार लेके आती है, जिससे इस देश के वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका सके। वास्तविक मुद्दों पे ये बात नहीं करना चाहती सरकार। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे भटकाने वाली नीति इस देश की जनता के सामने पेश करती है, जिससे रोजगार, महंगाई और डॉलर और रुपये की बात इस देश की जनता ना कर सके। आप रुपये की बात क्यों नहीं करते हैं? रुपया एशिया की सबसे बुरी प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है। आज $1 90 रुपए पे पहुंच चुका है। आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी योजना को लेकर कहा कि ये योजना गांवों के संपूर्ण विकास और रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने बताया कि योजना को लागू हुए 25 दिन से अधिक हो चुके हैं और इसमें सिर्फ दिनों की संख्या ही नहीं
बल्कि बजट की बढ़ाया भी जो है यहाँ पर बजट बढ़ाया गया है। सरकार ने राशि को 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक कार्य कराए जा सके। ग्राम पंचायत और गांव मिलकर तय करेगी कि देश की राशि का उपयोग किस तरीके से किया जाए। योजना में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी है। सुनिए। पहली चीज तो ये कि विकसित भारत जी राम जी योजना गांव के संपूर्ण विकास के लिए और रोजगार के और ज्यादा अवसर देने के लिए बनाई है। अब योजना में 100 दिन नहीं, 125 दिन मजदूर भाई बहनों को मजदूरी देने की गारंटी है। गारंटी, कानूनी गारंटी। तो 25 दिन और ज्यादा बढ़ गए और केवल दिन नहीं बढ़ा है, पैसा भी बढ़ाया है। इस साल 25-26 में जो बजट में प्रावधान था 88,000 करोड़ था। अब अगले साल के लिए प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़। 1.25 गुना से ज्यादा राशि बढ़ाई है ताकि ज्यादा दिन काम भी दें और काम के साथ साथ गांव का विकास भी सुनिश्चित करें। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी। अब गांव वाले बैठ के ग्राम पंचायत इस राशि से कौन सी चीज बनना चाहिए, ये उनका अधिकार है और वो तय करेंगे कि आंगनबाड़ी बनाना है, कि स्कूल बनाना है, कि पंचायत भवन बनाना है, कि सड़क बनाना है, कि नाली बनाना है, कि तालाब बनाना है। गांव मिलकर तय करेगा। आजीविका मिशन से संबंधित काम भी हो सकते हैं। तो इस पैसे का सार्थक उपयोग होगा। इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि मजदूरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था, और देर से मजदूरी तो उसमें फिर ब्याज सहित देना पड़ेगा पैसा। इसमें यह प्रावधान भी किया है कि हमारे जो शासकीय अमला है, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, सब इंजीनियर, कई बार इनकी तनख्वाह के लिए परेशान रहते थे। तो इसमें 9% पैसा कुल मिला के इनकी तनख्वाह और प्रशासनिक व्यय के लिए जाएगा, मतलब लगभग 13,000 करोड़ रुपए, ताकि काम करवाने वालों को वेतन में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। एक प्रावधान और किया है कि किसान का काम जब जरूरी कटाई का बुआई का होता है, उस समय राज्य शासन कटाई बुआई के समय जो भी अवधि तय करे, अधिकतम वो 60 दिन है, 365 दिन, वो इस काम को रोक सकती है ताकि किसान का काम भी चल जाए। तो ऐसे अनेकों प्रावधान इसमें किए हैं। एक ये भी है कि पंचायतों में जहां कम विकसित पंचायत है उसको कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा मिल जाए, ताकि जो संसाधन है उसका बंटवारा जरूरत को देख के हो सके। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने वीबी जी राम जी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बदलना नहीं गया, बल्कि इसे खत्म कर दिया गया। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकना था, लेकिन सरकार ने इस सोच को समाप्त कर दिया है, राज्यों पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। अलका लांबा ने आरोप लगाया है कि भाजपा आरएसएस की सोच वाली सरकार गांधी के नाम से नफरत करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन में विरोध किया है और जब सड़कों पर आंदोलन होगा तब पता चलेगा। 27 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक होगी, जहां देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। देश के अंदर लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है हमारा कि अगर कुछ गलत होगा तो चुप नहीं रहना, आवाज उठानी है। यही मनरेगा के साथ हुआ है। बदला नहीं गया, खत्म कर दिया गया, हत्या कर दी गई है। मात्र महात्मा गांधी जी की हत्या नहीं की, उन्हीं का नाम नहीं हटाया गया। पूरी मनरेगा जो योजना थी, जिसमें ग्रामीण भारत के पलायन को रोकने की सोच थी, ग्रामीण भारत में उन्हें रोजगार देने की बात थी, वहां के विकास की बात थी, स्वराज के ग्रामीण भारत की बात थी, उसको खत्म कर दिया गया है। राज्यों पर बोझ डाल दिया गया है कि 60% केंद्र देगी और 40% इतनी बेरोजगारी, महंगाई में, आर्थिक जो दबाव में राज्य सरकारें हैं, चाहे उन भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, उसमें 40% राज्यों पर डालने का हम विरोध कर रहे हैं। हमारी जब सरकार थी तो 10 सालों तक 100% उसका वाहन, उसको सफलता से आगे बढ़ाना। कोरोना महामारी के टाइम पर भी जब लोग बिल्कुल बेरोजगार हो रहे थे तो मनरेगा ने लोगों के घरों के चूल्हों को जिंदा रखने का काम किया है। ये भाजपा आरएसएस की सोच की सरकार जो है वो गांधी के नाम से नफरत करती है। हिंसा ने उनकी जान ले ली और आज भी वो बस एक अपनी जो मैं कहती हूँ कुंठा है वो निकालने का काम कर रहे हैं और देश की मनरेगा जैसी जो रीढ़ की हड्डी हमारे ग्रामीण भारत की है उसे कमजोर करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तय कर लिया है, सदन में विरोध हुआ है,
सड़कों पर आंदोलन करेंगे। ग्रामीण भारत की जो मनरेगा योजना जिसमें रोजगार का अधिकार है उसे छीनने नहीं देंगे। 27 दिसंबर को दिल्ली में इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक होने वाली है। हम SIR वोट चोरी और मनरेगा जैसी योजनाओं को लेकर देश भर में एक बड़ा आंदोलन जो है वो करने जा रहे हैं और ग्रामीण भारत को किसी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे और मनरेगा जैसी योजना से कोई समझौता नहीं करने देंगे। संभल से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने पति की हत्या की बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए ग्राइंडर से शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर राहुल की जान ली और साक्ष्य छिपाने के लिए शरीर के अंगों को गंगा जी में बहा दिया। महीनों के बाद और DNA मिलान के बाद पुलिस ने ग्राइंडर और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ते के कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका DNA भी प्रिजर्व कराया उसका और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़े वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।